everyone, welcome to Supergrads Cat by Top Rankers. I am Mayur and will be helping you understand the basics of logical reasoning, which will be asked in your CUET examination. Because this year, the TIS Institute, that is Tata Institute of Social Sciences, will be taking admissions through CUET. So, and TIS in itself is very famous for its HRM and many other flagship programs. So let's rock hard, prepare hard for this examination in terms of logical reasoning during this session, and we will be apt with the knowledge which is required to crack this examination. The main thing that is involved here is accuracy. मतलब आपने जो भी क्वेश्चंस किए वो गलत नहीं होने चाहिए, बहुत ही बेसिक लेवल की लॉजिकल रीजनिंग आती है, तो यू कैन नॉट अफोर्ड कि भाई गलती कर दी। गलती अफोर्ड नहीं कर सकते आप इस एग्जाम में। आपको कोशिश करनी है कि आपने जितने क्वेश्चन किए हैं सही हो, क्योंकि बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल थिंकिंग नहीं रिक्वायर्ड होती, बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पजल्स नहीं रिक्वायर्ड होते जैसे कि कैट में होते हैं, या फिर स्नैप वगैरह में जिस टाइप की रीजनिंग होती है ना, जैसे स्नैप में होती उसी टाइप की रीजनिंग यहाँ पर होती है। ठीक है। और somehow मैचिंग टू योर सीमेट एग्जामिनेशन ऑल्सो, बट मैं कहूंगा उनसे भी कम लेवल की जो डिफिकल्टी होती है वो यहाँ पे होती है। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रख के अपने को सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा रिगरस प्रैक्टिस करनी है। आपको प्रीवियस ईयर मॉक्स मिल जाएंगे इसके ऑनलाइन, और आपके पास जो भी मटेरियल है रिलेटेड टू अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि डिफिकल्ट नहीं होता। हो सकता है आप कैलकुलेशन में ही आपने मिस्टेक कर दी, सपोज 55 प्लस 31 गलती से आपने 77 कर दिया, और वो आंसर उसका 86 होना था, मतलब कहीं भी मिसमैच कर दिया थोड़ा सा, तो गलती हो सकती है। इस टाइप की सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, और वो अवॉइड जब भी कर सकते हो whenever you will do rigorous practice. Got it? So let us begin with the session and let us start discussing the questions. I've told you the type of questions. Though here comes the first topic that we learn during OMEDS, that is series. तो series में किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं. So the first question is based on series. You can take your time and solve it. Take 10-15 seconds to solve this question, or 30 seconds maybe. उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है। And whenever you will be watching this video, you can also go and pause the video while you are solving this. So let us go to the basics. Question देख के समझ में आ रहा है कि it is of our this thing series. So हम इनके डिफरेंसेस देखते हैं। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 3 का। इन दोनों में डिफरेंस अगर देखें तो कितने का है? 5 का। अब हमें ये नहीं पता, ये नहीं पता। अब इसका डिफरेंस अगर देखें तो 34 से 55 कितने का डिफरेंस है? 21 का। और 55 से 89 कितने का डिफरेंस है? 34 का। तो अभी तक तो क्लिक नहीं हुआ था, बट यहां से देखो ये 34 कहीं ना कहीं यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 21 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 21। और अब अपन क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं इस चीज को। कैसे क्रॉस वेरीफाई करोगे? देखो हम डिटेल में सॉल्व करते हैं इसको। 5, 8, 13, x, देन 34, 55 एंड 89। सो जैसे ही मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिखा 34, मुझे क्लिक हुआ यहाँ है, तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब ये जो टर्म है वो इन दोनों के डिफरेंस में होगी, और इन दोनों का डिफरेंस कितना? 34 और 55 का 21। तो यहाँ से भी हम रिलेट कर सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस हमें नहीं पता कितना है, इन दोनों का डिफरेंस हमें दिख रहा है कितना है? 5 है, तो 5 यहाँ से यहाँ लिखा हुआ है। तो हम इस तरीके से भी जा सकते हैं, या फिर सोच सकते हैं 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13, 8 प्लस 13 इज इक्वल टू 21, 13 प्लस 21 इज इक्वल टू 34, 34 प्लस 21 इज इक्वल टू 55। ये भी सोच सकते हैं। एंड 55 प्लस 34 इज 89, ये भी सोच सकते हैं। हेंस द वैल्यू ऑफ एक्स इज, चाहे इस तरीके से सोचो, डिफरेंस को मैच करके देख लो, या दोनों डिजिट्स का सम करके देख लो नेक्स्ट नंबर कौन सा आ रहा है, उस हिसाब से चले जाओ। दोनों ही तरीके से योर आंसर इज 21। क्लियर है? किसी को भी कोई दिक्कत है, प्लीज वॉच इट अगेन और लीव कमेंट सो दैट वी कैन हेल्प यू विथ योर क्वेरीज और योर डाउट्स। ओके, क्लियर है? इतना समझ में आ गया? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई भी हार्ड एंड फास्ट, बहुत ज्यादा टिपिकल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए थी इस क्वेश्चन के लिए। सिंपली मैंने सीरीज ऑब्जर्व की। सीरीज सॉल्व करने का एक ही फंडा होता है, टेक द डिफरेंसेस। डिफरेंस देख के आइडेंटिफाई होता है कि मल्टीप्लिकेशन की है, एडिशन की है,
डिवीजन की है, फ्रैक्शन वाली है, किस टाइप की सीरीज है? क्लियर है? समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं. So the answer is 21, which we have already discussed how it came. So let's move to the next question. You can again pause your video here and identify what will be the correct answer. First of all, read the question very properly, kuch bhi galti na ho. Between 100 and 300, which either begin with or end with 2. मतलब 100 एक कैसा नंबर है? एक 3 डिजिट नंबर है. तो या तो वो शुरू होता हो 2 से, या फिर एंड होता हो 2 से. या तो शुरू होता हो 2 से या एंड होता हो 2 से. पर यहाँ पे ये जो डिजिट है वो जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि हमें 3 डिजिट नंबर ही चाहिए. 100 से बड़ा चाहिए और 300 से छोटा चाहिए. 300 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है? 290. जस्ट छोटा नंबर कौन सा है बेटा? 299. अब 299, तो इससे पहले 298, ओ, इसमें तो सारे जो हंड्रेड्स प्लेस वाले नंबर हैं वो 2 ही हैं. तो कहां से शुरू हुई होगी ये सीरीज? वी कैन वेरी इजीली प्रिडिक्ट कि 201 से लेके 299 तक सारे नंबर 3 डिजिट नंबर हैं, और सारे नंबर का फर्स्ट डिजिट क्या है? 2 है. क्लियर है? बोलो. तो इनिशियली 2 वाले कितने मिल गए? इनफैक्ट 201 से नहीं बेटा, 200 भी तो 2 से ही शुरू होता है. तो 200 से लेके 299 तक, तो 201 से 1 से लेके 99 तक, इसलिए मैंने ये पहले लिखा हुआ है. 1 से लेके 99 तक कितने डिजिट्स हैं, या सॉरी कितने नंबर्स हैं? 99. और एक और मैं ऐड कर दूं तो टोटल कितने नंबर हो गए? 100. तो 200 से लेके 299 तक टोटल कितने नंबर्स हैं, कितने 3 डिजिट नंबर जो 2 से शुरू हो रहे हैं? दैट इज 100. अब एंड 2 पे हो रहे होंगे बहुत सारे. 222 इज वन ऑफ द नंबर, 232 इज वन ऑफ द नंबर. बट उनको काउंट करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए, क्योंकि या तो स्टार्ट हो या एंड हो, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही. तो अगर स्टार्ट हो रहे हैं तो अब एंड में भी 2 आ गया, तो उसको डबल काउंट थोड़ी ना करेंगे. 222 इज अगेन कम्स अंडर दिस रेंज, नो? है ना? 222 इसी में कहीं बीच में आएगा. तो हमने उसे ऑलरेडी काउंट कर लिया, तो उसकी डबल काउंटिंग तो करने की जरूरत नहीं है. अब हमें वो देखना है जो 2 से बिगिन तो नहीं होते. तो अब बिगिन किससे होते होंगे? 1 से. और एंड 2 से होते. एंड 2 से होने वाला 100 से बड़ा नंबर, जस्ट बड़ा कौन सा है? 101, 102. तो पहला नंबर कौन सा है? 102. देन दूसरा कौन सा होगा? 112. तीसरा कौन सा होगा? 122. चौथा कौन सा होगा? 132. तो 0 1 2 3 कहां तक जाएगा? 92. क्योंकि इसके बाद क्या आ जाएगा? 202. वो तो इसमें ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं. तो ये कहां तक जाने वाले है? डैश डैश डैश. कहां तक जाने वाले बेटा? 192 तक. तो कितने डिजिट्स होंगे? 0 से लेके 9 तक. कितने और नंबर्स ऐसे हैं जो 2 से टर्मिनेट हो रहे हैं? दैट इज ओनली 10 मोर नंबर्स. सो +10. एंड हेंस वी कैन चेक द करेक्ट आंसर इज 100. So do you think this was something very difficult? अब गलती क्या हो सकती थी? बस 202 भी काउंट कर लिया, 200 भी काउंट कर लिया, 202 को एक बार 200 की सीरीज में काउंट कर लिया, 202 को एक बार एंडिंग विथ 2 में काउंट कर लिया. वहां पे गलती हो सकती है. पर अभी समझ में आया. बहुत ही सिंपल तरीके से चल रहा है. क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ लो. यहाँ पे वर्ड ईदर और यूज किया है, तो हमें ओवरलैपिंग को डबल काउंट नहीं करना है. या तो पहले आ जाए या बाद में आ जाए, चलेगा. क्लियर है? बोलो. So this is how, if you have not understood, again pause the video or go back and watch again for the solution, and you will be apt with it. समझ में आ रही चीजें? आगे बढ़े. कोई दिक्कत? Please quickly have a look. There is again, this is again a question of the variety series. अब इसमें सीरीज किस पर्सपेक्टिव में है सीरीज? तो हम अगर देखें तो ये फॉर्मेट क्या है? DDMMYY. डेट, मंथ एंड ईयर. अच्छा, लिख लेते हैं. कौन सी डेट से शुरू हो रहा है? 4th of December 1995. एंड द नेक्स्ट डेट इज 1st January 1996. तो यहां से अगर
ऑब्वियसली अगर कंटिन्यूअसली डेट्स ही दी हुई है तो इनके बीच में भी कुछ ना कुछ सीरीज का लॉजिक लग रहा होगा। तो 4 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक कितने दिन होते हैं? 4 दिसंबर से 1 जनवरी तक कितने दिन होते हैं, हमें यहाँ पे ये सोचना है। तो अगर मैं देखूं तो 4 दिसंबर टू 1 जनवरी, 4 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक कितने दिन होंगे? 27 मोर डेज टू गो, और 27 डेज, एंड दिस इज व्हाट, 28th डे। सो हाउ मेनी डेज आर एडेड? 28। अब मैं अगर इसमें 28 ऐड करूं तो द नेक्स्ट डेट शुड बी 29 जनवरी 1996। अभी मैंने एक्चुअल सीरीज नहीं देखी, मैंने तो प्रिडिक्ट किया है कि अगर यहाँ से यहाँ 28 का डिफरेंस है तो यहाँ से यहाँ भी 28 का डिफरेंस होगा। अब मैं चेक करता हूँ, और यहाँ पे जैसे ही ये देखता हूं मैं कि 29 जनवरी की ही बात हो रही है, तो बहुत एकदम खुशी की लहर आ जाएगी भाई। खुशी की लहर के साथ हम कहेंगे कि हमने तो खुद ही निकाल ली, तो अब हमें पता है इसमें कितने दिन और जोड़ने हैं, 28 डेज। 29 जनवरी में अगर मैं 28 डेज जोड़ूंगा तो टोटल सम कितना होगा? 57। 57 में से 29 डेज अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो नेक्स्ट डेट कौन सी आ जाएगी? जनवरी, सॉरी 31 डेज सब्ट्रैक्ट कर दूं तो नेक्स्ट डेट कौन सी होगी? जनवरी में 31 डेज होते हैं टोटल 57 में से, तो नेक्स्ट डेट कौन सी आ जाएगी? 26 February। 57 में से 31 डेज ऑफ जनवरी सब्ट्रैक्टेड, 57 माइनस 31 इज 26। बिल्कुल सही है। तो अब मैं इसमें 28 ऐड कर रहा हूँ। इसमें 28 ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 54। 54th डे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 February। फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 डेज। 54 में से 20, सॉरी हाँ, फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 डेज। तो फिर, और क्योंकि ये लीप ईयर है, अब हमें यहाँ पे ये बेसिक चीज का ध्यान रखना है कि ये लीप ईयर है, और अगर ये लीप ईयर है तो मुझे 28 की जगह 29 डेज सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, देख के बताओ फटाफट। नेक्स्ट मंथ की कौन सी डेट? अगर 29 जनवरी से 26 फरवरी पर है तो 3 दिन तो यही वेस्ट हो जाएंगे। अगले महीने के कितने दिन चाहिए हमें 28 पहुंचने के लिए? सिर्फ 25 days। तो simply the answer is 25। Let us check whether the answer is 25 or not। Yes, it is 25 March, क्योंकि अब मुझे 28 दिन और आगे जाना है। सिंपल लॉजिक था। तो अब आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको दिख रहा है दिसंबर, जनवरी, जनवरी, फरवरी, यहाँ से यहाँ कितने का डिफरेंस, ये वाला तो दिख ही गया 28। अब चेक कर लो क्या यहाँ पे भी 28 है, यहाँ पे भी 28 है। अगर इन दोनों में भी 28 है तो बस इसमें 28 ऐड कर दो, 54 हो जाएगा। 54 माइनस 29 इज व्हाट, 25। सो द आंसर इज 25 नेक्स्ट मंथ, दैट इज मार्च, क्योंकि अब फेब में तो भाई 3 ही दिन बचे। क्लियर है? समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। विद दिस स्प्रेड यू नीड टू गो हेड बाय सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अभी तक ऐसा कुछ है जो लगता है यार हमें तो, हमने कभी कैलेंडर ही नहीं देखा? ऐसा दौड़ना होता है। कैलेंडर सबने देखा है, मंथ और डेट सबको आइडेंटिफाई हो जाते हैं, डेज भी आइडेंटिफाई हो जाते हैं। अब यहाँ पे गलती कहाँ हो सकती है? इस चीज में 96 का लीप ईयर ना लो, और फिर फंसे रहोगे यार ऑप्शन क्यों नहीं मैच कर रहा, एक भी ऑप्शन नहीं, एक भी ऑप्शन नहीं, एंड फिर लगेगा लॉजिक कुछ गलत है। तो 96 इज अ लीप ईयर बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 4। क्विकली हमारा कैलेंडर का कॉन्सेप्ट है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, बहुत ज्यादा हमें कैलकुलेट नहीं करना है, सिंपल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स हैव अ लुक कि अब क्या हो रहा है यहाँ पे। सो नाउ वी टॉक अबाउट दिस सीरीज, व्हाट डू यू थिंक विल बी द नेक्स्ट टर्म, हाउ वी विल फिल दिस ब्लैंक? Pause the video here and watch it once you have solved it। ठीक है? तो यहाँ पे अभी 5-7 सेकंड रुको, देखो इसको, उससे ज्यादा टाइम चाहिए तो पॉज कर लो, सॉल्व करो, और क्विकली एनालाइज करके बताओ क्या चल रहा है सीरीज में। सो इफ वी आर गोइंग फ्रॉम पी टू क्यू, पी क्यू, आर छोड़ दिया मैंने, देन एस टी, यू छोड़ दिया मैंने, देन वी डब्ल्यू, देन एक्स छोड़ दिया मैंने, देन बाय जेड। तो मुझे ये पता चल रहा है कि टर्मिनल्स जो है वो यहाँ लिखे हुए हैं, पी क्यू, एस टी, पी डब्ल्यू। तो नेक्स्ट टर्मिनल क्या होंगे? वाई और जेड। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके एंड्स जो है वो वाई और जेड से एंड हो रहे हैं? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। कहाँ पे अल्फाबेटिकल सीरीज का लॉजिक लग रहा है यार, ए बी सी डी सबने पढ़ी हुई है, देखोगे क्लिक होगा, प्रैक्टिस करोगे
तो समझ में आएगा। इस लेवल के क्वेश्चंस हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने कि हम सिली मिस्टेक ना करें, बस सिली मिस्टेक बचा लेना, ऑटोमेटिकली पेपर हो जाएगा। ठीक है। सो वाई जेड वाला एक ही ऑप्शन है, वाई जेड, और इसमें क्या आता है, ओ पी क्यू, ओ बीच में था, एक्स वाई जेड, एक्स बीच में है, ये भी सेटिस्फाई कर गया। आर एस टी, आर बीच में है, यू वी डब्ल्यू, यू बीच में है, तो अब क्या आएगा, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड, एक्स बीच में और वाई जेड एंड्स पे। सिंपल। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, एक्स वाई जेड, एक्स बीच में, वाई जेड एंड्स पे। क्लियर है? क्लिक हो गया? समझ में आ गई बात? सो बी वेरी क्लियर। बहुत सिंपल लेवल होता है, तुरंत ही देख के ऐसे नहीं कि पी की वैल्यू 16, ओ की वैल्यू 15, नंबर्स लिखना शुरू नहीं कर देने क्विकली, बिना नंबर लिखे भी सॉल्व हो रहा है। यू टू कीप ट्रैक ऑफ कि भाई कितने लेवल तक सॉल्व करना है, जबरदस्ती कॉम्प्लिकेशंस खुद मत डाल लेना वहां पे। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। विद दिस स्पिरिट वी मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस चेक। ओ सही हो गया, गलती से नहीं हुआ, सिंपली सही हो गया यार, बिना सॉल्व करे हो जा रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है, और ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट, फटाफट इसका आंसर देखते ही आना चाहिए। दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनालॉजी। एनालॉजी क्या होती है कि अ सर्टेन रिलेशनशिप इज गिवन, बेस्ड ऑन द सिमिलर रिलेशनशिप यू हैव टू थिंक अबाउट कि भाई अगली रिलेशन, अगला ऐसा कौन सी चीज है जो उससे रिलेट करती है गिवन वर्ड से, या गिवन अल्फाबेट से, या गिवन पेयर ऑफ अल्फाबेट से। तो ये एक्चुअल तो कोई वर्ड्स है नहीं, यहाँ पे डी डी ए लिखा हुआ है, यहाँ पे ए डी डी लिखा हुआ है, तो ए जो है वो स्मॉल ही रहा, और डी क्या हो गए, कैपिटल हो गए। यहाँ पे आर आर बी लिखा हुआ है, अब क्या होगा, बी स्मॉल ही रहेगा, पर आर आर दोनों क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। सिंपल लॉजिक। ए बस रिवर्स होके डी और डी को कैपिटल कर दिया, तो ये सीरीज रिवर्स होके बी आर आर बन जाएगी, और क्या। सो द आंसर इज फोर्थ वन। इज दैट क्लियर? किसी को भी कोई दिक्कत जरा सी भी? गेटिंग इट और नॉट? सिंपल सीरीज है, सिंपल एनालॉजी है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, कुछ भी सोचना भी नहीं है, देख के पता चल रहा है। ठीक है, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए आपको, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड, और मेंटल एबिलिटी थोड़ी सी स्ट्रांग रखनी है अपने को। दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव फर्दर। सो कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी? बहुत आसान है, तो फिर कैसे पीछे रह जाते हैं बच्चे, क्यों नहीं सिलेक्ट हो पाते? गलतियां कर देते, सिली मिस्टेक, कि भाई बहुत ही आसान है, तो जल्दी करने के चक्कर में, इतना जल्दी भी नहीं करना कि गलत हो जाए। थोड़ा आराम से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, आंसर अपने आप सही हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ने में कंजूसी नहीं करनी। लोग क्या करते हैं, जल्दी के चक्कर में क्वेश्चन भी ढंग से नहीं पढ़ते, एंड दे मूव फॉरवर्ड, एंड व्हाट हैपेंस कि अल्टीमेटली आपका नहीं हो पाता, गलत हो जाते हैं क्वेश्चन ज्यादा। हाँ। Which one of the following satisfies this? Again, this is based on analogy. तो बताओ fill in the blanks में क्या आएगा? अगर मैं इसको लिखूं A C P Q, ये इसको किससे रिलेट किया है? B E S Q से। जैसे ही मैंने अलग से लिखा तो क्लिक हो गया, A+1, C+2, D+3, U+4। जैसे ही लिखा वैसे ही क्लिक हो गया। A B C D E, तो एक छोड़ दिया बीच में, या दो का एडिशन कर दिया प्लेस को, इसको देखें तो P Q R S, Q Q R, तो R S T एंड देन, क्लियर है? तो यहाँ पे तीन छोड़ दिए, तो तीन को छोड़ा, दो को छोड़ा, एक को छोड़ा, जीरो छोड़ा, या फिर प्लेसेस के हिसाब से देखें तो इट ऑक्युपाइज फर्स्ट प्लेस इन द अल्फाबेट, so it has added 1 to its place, 1+1 second option लिख दिया। Now 1+2 is third, so it was already on third position, तो 3+2, 3+2 is what, 5, तो E comes at fifth position। P कहाँ होता है, 16, 16+3 is 19, S comes at 19 position, and Q, so it is 17, so 17+4 is 21, U comes at 21th position। चाहे तो नंबर लॉजिक लगा लो, प्लेस वैल्यूज अगर याद है क्विकली तो वो लगा लो, नहीं तो फिर सिंपली skip the alphabets, zero alphabets skipped, 1 2 3।
Got it or not? Clear है? So simply you can apply this logic to the next one, M, N, G and R. M के बाद next N, N O छोड़ के P, G H I छोड़ के J, N P J। एक ही अब लास्ट वाला बनाने की जरूरत नहीं, एक ही ऑप्शन है जहां पे N P J दिख रहा है। दैट इज योर आंसर, दैट्स इट। क्लियर है? कोई भी दिक्कत? कुछ भी ऐसा है क्या कि जो हमें लग रहा है बहुत डिफिकल्ट है तो कोई कर नहीं सकता क्या इसको? फटाफट वीडियो देखते वक्त कमेंट्स में बताओ कि भाई ये ऐसा कुछ है जो कर नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं है यार, इट्स वेरी इजी। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? क्लियर है? So the answer is NPJM, which we have already discussed, and it was way simpler. ऐसी रीजनिंग चैट में आती तो कितना अच्छा होता। नेक्स्ट, on another planet, the local terminology for earth, water, light, air and sky are sky, light, air, water and earth। सब जंबल कर दिया इन्होंने। तो now let us see क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। if someone is thirsty there, what would he drink? He will drink water। और वाटर का कोड क्या है? लाइट। So now you are getting what is the level of difficulty। सिंपल, बस क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग, अरे किस चीज की कोडिंग डिकोडिंग? रिस्पेक्टिवली कोड्स दिए हुए थे। मैं बोला है रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज कर लिया, और कितनी सहूलियत देंगे आपको वो। एंड सीधा हमें दिख रहा है फर्स्ट वर्ड, अर्थ इज कोडेड एज स्काई, वाटर इज कोडेड एज लाइट। सो द आंसर इज लाइट, फर्स्ट ऑप्शन। लेट अस सी वेदर वी आर राइट और रॉन्ग। यस, द आंसर इज लाइट। वे सिंपल। गॉट इट और नॉट? समझ में आ रही बात? आगे बढ़े। ये वाला क्वेश्चन इस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। if Melis is coded as 116 and no normal is coded as 87, अब सोचना पड़ेगा क्या करें। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है दिमाग में क्लिक करता है या तो इनका मल्टीप्लाई हुआ है, आपस में प्रोडक्ट हुआ है। पर 5 नंबर्स का प्रोडक्ट कभी भी 3 डिजिट नहीं हो सकता, वो तो बियॉन्ड पहुंच जाएगा। 5 फैक्टोरियल ही 120 पहुंच जाता है, तो ये तो उससे छोटा ही है। क्लियर है? तो ये तो छोटा नंबर है, तो प्रोडक्ट तो नहीं हो रहा, एडिशन ही हो रहा है। अब किस टाइप से हो रहा है, चलो ऐड करके देखते हैं। MALICE, M का कोड 13, 1, 12, I is 9, 3, 5। इनको अगर मैं ऐड करूं तो 13 प्लस 1 14, 14 प्लस 12 26 प्लस 9 35, 35 प्लस 8 इज 43। ये कहीं से कहीं तक 43 का मल्टीपल भी नहीं है। 43 इंटू 3 इज 129, वो भी नहीं है। काश ये 129 होता, सॉल्व हो गया होता। पर है एडिशन ही, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट है तो बड़ा नंबर बनता, प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा, जबकि नॉर्मल जो है, अगर मैं देखूं तो MN, O जो है वो A से बड़ा है, R जो है वो L से बड़ा है, M जो है वो I से बड़ा है, A अकेला छोटा है वो भी थोड़ा सा, और L जो है अगेन E से। इसके सारे नंबर इससे बड़े हैं पर उनका सम जो है वो 87 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या क्लिक होना चाहिए? क्या क्लिक होना चाहिए कि एडिशन तो किया है पर किसका? कॉम्प्लीमेंट्स का। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्स का एडिशन करें तो 13 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 14। कॉम्प्लीमेंट्स मतलब समझते हो कि M अगर शुरू से 13 रैंक रखता है तो N पीछे से 13 रैंक रखता है। दीज टू द सम टोटल हैज टू बी 27। इस चीज का ध्यान रखना है। अल्फाबेटिकल कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है? अगर पहले से पहली रैंक किसकी? ए की, तो पीछे से पहली रैंक किसकी? जेड की, तो जेड की प्लेस क्या है? 26। ए की प्लेस क्या है? 1। 1 प्लस 26 कितना होता है? 27। तो उस तरीके से हमें सोच के आगे बढ़ना है। तो 27 होना चाहिए, तो इसकी जगह पे क्या होना चाहिए? 26। इसमें क्या जोड़ू कि 27 बन जाए? दैट इज 15। इसमें क्या जोड़ू कि 27 बन जाए? 9 में क्या जोड़ू कि 27 बन जाए? दैट इज 18। 3 में क्या जोड़ू कि 27 बन जाए? दैट इज 24। इसमें 5 में क्या जोड़ू कि 27 बन जाए? दैट इज 22। और इन सबको ऐड करते हैं। 14 प्लस 26 इज व्हाट? 40। 40 प्लस 15 is what? 55 plus 18. 55 plus 18, quickly, it will be 73 plus 24.
73 plus 24 will be 97 plus 22. 97 plus 22 will be 1119. तो हमें ये तो समझ में आ गया, हम पास में तो पहुंच गए बहुत, पर 119 है। उसका कारण है कुछ तो गड़बड़ की है बीच में। क्या गड़बड़ की है? नाउ लेट अस ऐड नॉर्मल। पहले नॉर्मल पे फोकस कर लेते हैं। एन, एन इज 14th पोजीशन, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 13 प्लस ओ इज इजोटी, याद करो, ई जे ओ टी वाई, तो ओ की पोजीशन क्या होती है? 15, तो इसमें क्या ऐड करूं कि 27 बन जाए? 12। आर की पोजीशन क्या होती है? आर एस टी, 18। एम की पोजीशन अभी बताई थी 13, ए की पोजीशन 1। तो आर की अगर 18 है तो इसमें मैं ऐड क्या करूंगा? 18 में क्या ऐड करूंगा? 9। एम की पोजीशन 13 है तो क्या ऐड करूंगा बेटा? 14। ए की पोजीशन 1 है तो क्या ऐड करूंगा उसमें? 26 प्लस एल की पोजीशन क्या है? 12, तो क्या ऐड करूंगा 12 में? 15। इनको जोड़ के देखते हैं कितना हो रहा है। दिस इज 13 plus 12 is 25. 25 plus 9 is 34. 34 plus 14 is 48. 48 plus 26. 48 plus 26 कितना होगा? 60। 48 प्लस 26 कितना होगा? 48 प्लस 20 कर लो फटाफट। ऐसे जोड़, लिख के नहीं जोड़ना है, मेंटली जोड़ना है। 48 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 68 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 74। 74 प्लस 15, 74 प्लस 15 क्विकली 10 जोड़ लो। 86 प्लस 5 91, तो ये कितना आ रहा है? 90। एडिशन एक बार चेक कर लेते हैं। एन का कॉम्प्लीमेंट ये है, ओ कितना था? 15, तो उसका कॉम्प्लीमेंट 12 है। आर इज 18। 18 में कितना जोड़ू? 9। एम इज 13, तो 14 जोड़ दूंगा। ए इज 1, तो 26 जोड़ दूंगा। एल इज 12। एल एम, एल इज 12, तो 15 जोड़ दूंगा। कितना हो रहा है? 25। 25 प्लस 15 इज 40। 40 प्लस 26 इज 66। 66 प्लस 14, दैट इज 66 प्लस 14 इज 80। 80 प्लस 9 इज 89। वही मैंने कहा कैलकुलेशन में कुछ एरर कर दी। ठीक है, 89 आ रहा। अब ये 89 है बट नंबर यहाँ पे 87 है, तो 87 से हमारा सम तो 89 आ रहा है, और 116 से हमारा सम 119 आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? यहाँ पे वाउल्स को ऑब्जर्व करो, कितने हैं? एक, दो, तीन। एक, दो, तीन। कितने वाउल्स हैं? तीन। अगर मैं इसमें से तीन सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना आ जाएगा? 116। तो जितने वाउल्स हैं उतने सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे वाउल्स कितने हैं नॉर्मल में? ओ और ए। तो अगर मैं 89 में 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना आ जाएगा? 87। बहुत आसानी से अब पता चल गया। तो हमें सीरीज के या अल्फाबेट के या नंबर्स के, सॉरी, अल्फाबेट के या लेटर्स की जो भी सीरीज होती है उनमें हमें यही तो देखना होता है, कॉम्प्लीमेंट्स तो नहीं है, वाउल का कुछ कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा, कॉन्सोनेंट का कुछ कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा, और उस तरीके से हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो तीन चीजें एक साथ लग रही थी, कॉम्प्लीमेंट्स का एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन ऑफ एज मैनी, मतलब exactly the number of vowels utilized, subtracting that number from the sum total, and then you are getting your code. ठीक है, तो इट वाज लिटिल डिफिकल्ट एज पर द लेवल ऑफ द पेपर। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली तो अब तो पेपर में तुरंत क्लिक हो जाएगा। अब हम हिट एंड ट्रायल नहीं करेंगे जैसे अभी कर रहे थे तुरंत। यार सम तो नहीं बन सकता, इतना छोटा है, तो शायद कॉम्प्लीमेंट्स का सम हो। और क्या लॉजिक हो सकते थे इसमें? सोचो, ये भी हो सकता था कि वॉल्स के कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दें और कॉन्सोनेंट्स की एग्जैक्ट पोजीशन ऐड कर दें, ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता था। हम ये नहीं बोलेंगे कि सर ने तो ये पढ़ाया था अभी तो गलत हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये भी हो सकता है कॉन्सोनेंट्स के लिए उसके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स ऐड कर दें और वाउल्स को एज इट इज ऐड कर दें, या वाउल्स के पेयर्स ऐड कर दें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, और कॉन्सोनेंट्स को एज इट इज ऐड कर दें। तो इट डिपेंड्स। क्लियर है? कोई भी दिक्कत? तो ओ एम आर एन ओ यू एस, होमनेस, इसके लिए क्या करेंगे? ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 15, तो क्या ऐड करेंगे? 12 प्लस एम की कितनी होती है प्लेस वैल्यू? 13, तो क्या ऐड करेंगे? 14 प्लस आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है?
आई जे 9, तो क्या ऐड करेंगे, 9 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 18 प्लस एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 14, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 13। ओ की प्लेस वैल्यू अगेन 12, कॉम्प्लीमेंट है डायरेक्टली 12 ऐड कर ले, फर्स्ट प्लेस पे 12 ऐड किया है। यू कितना है 21, तो ऐड क्या करेंगे इसमें 6 प्लस एस कितना है आर एस टी 19, याद कर लो इस तरीके से, धीरे धीरे सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी और इन सबका सम टोटल कर लो। 12 प्लस 14 इज व्हाट 26, 26 प्लस 18 इज व्हाट 26 प्लस 18 कितना हो जाएगा 44, 44 प्लस 13 57 प्लस 12 69 प्लस 6 75 प्लस 19 94। अब 94 के आसपास एडिशन या कॉम्प्लीमेंट्स में कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने। O is 12, M is 14, I is yes 18, N is 13, O is 12, U is 6 and S is S is already 19। हमने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखा, फ्लो में कॉम्प्लीमेंट की जगह सेम नंबर लिख लिया, तो 19 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 19 में कितना जोड़ू कि 27 बन जाए, दैट इज 8। अगेन एडिशन कर लेते हैं, इसका सम कितना आ रहा था यहाँ तक, इट इज 26 plus 18, 26 plus 18 is 44 plus 13, 57 plus 12, 69, 69 plus 6, 75, 75 plus 8, 75 plus 8 is what? 83। 83 आ रहा है, अब हमें देखने कितने वाउल्स हैं, 1 2 3 4 में से सब्ट्रैक्ट कर दो जो भी अपना सम टोटल है, सो द आंसर विल बी 84 में से 4 गए तो आंसर विल बी 80। क्लियर है, कोई भी दिक्कत किसी को भी, तो दिस इज हाउ वी मूव फॉरवर्ड कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है। सो वी हैव लैंडेड अप इन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अगेन वही कोडिंग डिकोडिंग पर बेस्ड है। क्या दिया हुआ है, इन अ कोड लैंग्वेज सॉलिड इज कोडेड एज समथिंग, देयर इज अ पेयर ऑफ अल्फाबेट्स एंड देन व्हाट डज द कोड, अगेन देयर इज अ पेयर ऑफ अल्फाबेट्स रेफर टू, तो हमें डिकोड करना है इसको। अब थोड़ा सा पॉज लो, सोचो कि ये कोडिंग किस तरीके से वर्क कर रही है। नंबर्स मल्टीप्लाई पर कोडिंग, अगर 5 लेटर वर्ड है तो 5 ही लेटर होने चाहिए कोड में, और काउंट करो कोड में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नंबर्स क्या हो गए, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स यूटिलाइज या यूज कितने हो गए, डबल हो गए। नंबर ऑफ अल्फाबेट्स दुगने हो गए, तो इसका मतलब आगे और पीछे के यूज किए हैं, या फिर इसका स्क्वायर स्क्वायर करके कुछ लिखा हुआ है। क्लियर है, तो सॉलिड में अगर मैं एस की बात करूं तो पी पहले आता है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो यहाँ पे कितने छोड़े हैं 3, यहाँ पे कितने छोड़े हैं 2। ओ को देखते हैं, पी क्यू आर एस, तो एस यूज हुआ है क्या, हाँ, और एल एम एन, बिल्कुल, तो हमें सेटिस्फाई हो गया कि भाई डब्ल्यू पी एस का कोड है, सिमिलरली एस एल जो है वो ओ का कोड है। अब एल का कोड अगर निकालना है तो एल के कोड के लिए अब हमें एल से लिखना नहीं शुरू करते, पी और आई है तो उल्टा लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना डब्ल्यू पी लिखा हुआ है, एस एल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आई पी लिखा होगा, तो आई से अल्फाबेट लिखना शुरू करो, आई जे के एल एम एन ओ पी, तो कोड क्या बनेगा पी आई, किसका, एल का, ये क्या है आपका एक्चुअल वर्ड। इससे आइडेंटिफाई हो गया कि 3 पीछे जाना है, -3 करना है और +2 करना है और फिर रिवर्स करके लिख देना है। क्लियर है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं ए टी की, तो हम कैसे डील करेंगे, टी यू वी डब्ल्यू, दिस इज योर एक्चुअल वर्ड, एक्स वाई जेड एंड देन ए। तो फर्स्ट वर्ड खुशी की लहर, पहला वर्ड हमने आइडेंटिफाई कर लिया डब्ल्यू है, तो ईगर आंसर नहीं हो सकता। तो डब्ल्यू वाले तो सब सेम है, सब में वेगर वेफर वाटर, तीनों वर्ड्स का ए सेम है, ई आर सेम है, तो हम अगर थर्ड वर्ड को डिकोड कर लें दैट इज टी, तो टी यू वी, सॉरी, मतलब इस वर्ड को आइडेंटिफाई कर लें, थर्ड लेटर को आइडेंटिफाई कर लें,
तो टी से नहीं शुरू करेंगे यहाँ पे। तो ये फर्स्ट का कोड, ये सेकंड का कोड, तो थर्ड का कोड क्या है? क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एंड एक्स। तो कोड क्या बनेगा? एक्स एंड देन क्यू। एक्स क्यू बन गया, बिल्कुल सही। और यहाँ पे कोडिंग की पोजीशन पे एक्चुअल वर्ड की जगह पे क्या आ रहा है? टी आ रहा है। तो हमारा आंसर ना तो जी है ना एफ है, सो द आंसर इज वाटर। अब क्या होता है, बच्चे पांचों लेटर को डिकोड करने लगते हैं। पांचों में सिमिलर देख लो ना कौन कौन से हैं। पांच में से तीन तो सिमिलर ही हैं, सिर्फ फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है और थर्ड आइडेंटिफाई करना है। तो इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ में आ रही मेरी बात? बोलो, क्लियर है? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कंटिन्यू फ्रॉम वेयर यू गॉट स्टार्ट। ठीक है, वहां से दोबारा आराम से देखो। समझ में आया यहाँ तक क्वेश्चन? तो ये भी एक टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग है जो कि यूज हो सकती है। तो आप नंबर ऑफ अल्फाबेट चेंज तो नहीं हो रही, ये भी चेक कर लो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एबीसीडी दिया हुआ है और ए का स्क्वायर 1 है तो ए रहा कोड, बी का स्क्वायर 4 है तो डी हो गया। और फिर ई तक आते आते 25 हो गया तो 25 पे वाई होता है, 25 पे वाई लिख दिया होगा, या फिर उसको 2 5 लिखा होगा, बी एंड ई वैसे करके लिखा होगा। तो वो हमें थोड़ा सा एनालाइज करोगे, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। ये वैरायटी समझ में आई कोडिंग डिकोडिंग की, where number of alphabets does not remain same. So they have actually taken the positions and they have done something to the positions by adding or subtracting, by squaring or multiplying. Clear है यहाँ तक? तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो विद दिस स्प्रिट लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। और जैसे ही स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा मुझे लगता है सबके आंसर आ जाएंगे। यू आर फीलिंग स्प्रिटेड कि भाई इतने आसान क्वेश्चंस भी होते हैं क्या? आंसर इज वाटर, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आगे बढ़ते हैं। This is another variety of questions which comes in your CUET. ये अगली वैरायटी है जो आपकी CUET में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। कैसे? This is called assertion and reasoning. Assertion means you have asserted something. आपने कुछ कह दिया कि भाई मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। एंड नाउ यू आर सर्चिंग रीजंस, ऐसा कहने के पीछे क्या कारण होगा। भाई मैं रिश्वत नहीं लेता कभी भी, या मैं रिश्वत नहीं ले सकता। नाउ द रीजन इज मे बी आई हैव ग्रोन अप विथ स्ट्रॉन्ग एथिक्स एंड मोरल। मे बी मैं पिछली बार पकड़ा गया था। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजन, बट द रीजन हैज टू जस्टिफाई माई असर्शन कि क्यों नहीं ले सकता। तो इट इज नॉट लाइक कि देयर इज ओनली वन रीजन। पहली चीज तो ये सोचो, there could be one of the reason, but it should completely explain the assertion. Clear है ना? कि मैं government has launched a scheme for plantation of trees. Reason, the environment is degrading day by day. One, ये भी सही reason है, सही explanation है। Two, the global warming at its global warming has in, the rate of global warming has increased in the last 2 decades. Okay, उसको कंट्रोल करने के लिए कर रहे होंगे। दिस कुड बी द रीजन। सो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस बिहाइंड द गिवन असर्शन। कोई भी अगर असर्शन दिया हुआ है, इफ देयर इज सम असर्टिव थॉट, देयर माइट बी रीजंस बिहाइंड दैट असर्टिव थॉट। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द रीजन। एंड आपको नहीं सोचना क्या रहा होगा, वो दोनों ही चीजें मेंशन होती है, असर्शन भी दिया होता है और रीजन भी दिया होता है। और आपको बस इतना सा करना होता है कि उस असर्शन के पीछे एक्चुअल रीजन अगर मैच कर रहा है तो टिक करो, आगे बढ़ो। दोनों चीजें सही है बट दोनों रिलेट नहीं कर पा रही हैं तो वो टिक करो और आगे बढ़ो। तो रीड द assertion properly, read the reason properly, try to relate them. If you're not able to relate them and you find कि both are independently true, then you can pick the answer depending upon the options किस type के दिए हुए हैं and move forward. So now let us do our first question based on assertion and reason. Subcontinent team prefer to hire foreign coaches for their team. This is the assertion. बोले भाई हम तो foreign coaches ही हायर करेंगे, हम लोकल कोचेस से ट्रेन नहीं करवाएंगे। नेक्स्ट, foreign coaches are very competitive in their approach. Can this be one of the reason? Think there might be multiple reasons, but
can this be one of the listed reasons to hire foreign coaches? If it satisfies this criteria, then your answer should be A and R. Both are true. Assertion भी सही है, reason भी सही है, and reason is the correct explanation. Clear है? लेकिन अगर तुम्हें लगता है ये reason नहीं है, but बात तो सही है, तो you can mark as both A and R. A stands for assertion, R stands for reason, are correct, but R is not the correct explanation. अब तुम्हें लगता है कि assertion तो सही है, सब कॉन्टिनेंट में हम फॉरेन कोचेस ही हायर करते हैं, बट रीजन सही नहीं है, रीजन गलत है। रीजन ऑलरेडी मतलब रीजन असर्शन का रीजन तो गलत ही है, फैक्ट भी गलत है। फैक्चुअली अगर गलत है तो वी कैन स्ट्रेट अवे से कि असर्शन इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। अब जो चीज करेक्ट ही नहीं है वो किसी का रीजन कैसे हो सकती है, एक्सप्लेनेशन कैसे हो सकती है। दूसरी चीज असर्शन ही फॉल्स हो सकता है एंड रीजन माइट बी करेक्ट। और भी ऑप्शन की वैरायटी हो सकती है, तो यू हैव टू गो थ्रू दी ऑप्शन। ऐसे नहीं कि पहले ही हमेशा यही होता है कि ए एंड बी बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। थोड़ी बहुत जम्बलिंग कभी कभी हो सकती है, तो गो थ्रू दी ऑप्शन वन बाय वन। एंड कितने सेकंड लगते हैं यार, एक ऑप्शन पढ़ने में 3 सेकंड लगते हैं, तो 10-12 सेकंड अगर ऑप्शन पढ़ने में लग रहे हैं, 10 सेकंड लग रहे हैं, या मैं नहीं मानता कि 10 सेकंड भी लगते होंगे, 10 या 12 सेकंड में आपका क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाता है, 15 सेकंड। तो ध्यान से पढ़ लो, 15 की जगह 20 सेकंड लगा लो, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। तो डू यू ऑल एग्री दैट द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन? Yes, this is one of the listed reason and it explains their reason behind preference of hiring a foreign coach. So the answer is A. Let's see whether we have given the correct reason or not. Yes, so the answer is the answer is first option. Yes, it is the correct explanation. कोई दिक्कत किसी को भी समझ में आ गई बात? तो इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। लेट्स टेक अप quickly take the next question based on assertion and reasoning and tell me which one is the correct option. Make in India campaign by the current government has become a great success. Is that so? It is related to somehow related to your GK, so okay. But बहुत ज़्यादा involvement नहीं होगा. Okay, it has become a great success. Next, so this is true. Was it a failure? No, then it is a great success. Next, there are no such creative programs launched by the government previously. पहले कभी भी ऐसी क्रिएटिव चीजें लॉन्च की ही नहीं है गवर्नमेंट ने। सो डू यू थिंक इज दिस द करेक्ट स्टेटमेंट? पहले तो स्टेटमेंट की बात होगी। हाउ डू वी सॉल्व? फर्स्ट वी चेक वेदर असर्शन इज राइट, देन वी चेक वेदर रीजन इज राइट, एंड देन वी ट्राई टू रिलेट देम। स्टेप्स अगर तुम्हें जानने हैं तो पहले चेक असर्शन या असर्शन, कभी कभी सिंगल होता है, कभी कभी डबल भी होता है। चेक योर असर्शन। देन सेकेंड स्टेप जो होता है वो ये नहीं होता कि सीधा रिलेट कर लिया, नहीं नहीं नहीं, पहले चेक करो वेदर द गिवन स्टेटमेंट, चेक दी असर्शन स्टेटमेंट, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग असर्शन स्टेटमेंट। देन सेकेंड स्टेप वुड बी चेक रीजन statement, and third step is try to relate them. थर्ड स्टेप है। तो असर्शन सही है। रीजन स्टेटमेंट अगर देखते हैं कि इससे पहले कभी कोई ऐसा क्रिएटिव प्रोग्राम लॉन्च ही नहीं किया, तो दिस इज नॉट ट्रू, हेंस रीजन हैज बिकम फॉल्स। तो रिलेट अगर यहीं पे फॉल्स हो गया तो वी विल नॉट गो टू थर्ड स्टेप एंड हेंस मार्क द आंसर एज ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। सिंपली ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। क्लियर है? किसी को भी कोई भी दिक्कत? इस टाइप से if we will move forward we will be able to crack this exam very easily. समझ में आ गई सारी चीजें? अब इस टाइप के क्वेश्चंस की अपने को प्रैक्टिस करनी है। यू हैव फ्यू मोर सेशंस लाइंड अप जहां पे हम फर्दर प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के सेशंस की, और वी विल बी एप्ट विथ ऑल द टूल्स रिक्वायर्ड टू क्रैक CUET, क्योंकि हमें टेस्ट में एडमिशन चाहिए। विद दैट स्पिरिट कीप ऑन सॉल्विंग सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। क्लियर है? कोई दिक्कत?
So I'm ending this session here with this question. Next time I will be continuing with the same topic, assertion and reason, with few more questions, and then move forward to other questions. Clear? Have a nice day. Keep on enjoying your practicing journey. So keep sharing, liking, and subscribing to Supergrads Cat. And do comment in the comment section if you have any queries, any doubts, or whatever you feel about the video and the information shared. Thank you.